अरबाब इख्तियार ने ये महसूस कर लिया कि ये वो तंजीम है और इसका जो नज़रिया है, जो इसकी सोच है, अगर ये कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते रहे तो ये पूरे मुल्क के अंदर एक तब्दीली ला सकते हैं। उस वजह से इब्तदाई दौर में ही आपने देखा होगा कि MQM के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो गईं, मुख्तलिफ़ किस्म के इस शहर में फसादात हुए, कराए गए। उसका एक पूरा बैकग्राउंड है और पूरी एक तारीख़ है जिसको इस कम वक्त में, इस महदूद वक्त में नहीं हम उसको सामने ला सकते। आप इस शहर के हैं, आपको ख़ुद मालूम है कि इस शहर में सोराबकोट का सानिया होता है, इस शहर में अलीगढ़ का सानिया होता है, ग्रीन टाउन का वाक़या होता है। फिर हैदराबाद में इसी तरह आधे घंटे के अंदर 250 अफराद को, बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। ये इस तरह के सानिहात होते रहे और MQM को उसके अंदर उलझा के रखा गया और फिर उसके बाद ये तासुर पेश किया गया कि MQM कोई दहशतगर्द तंजीम है, MQM कोई टेरर है, उसका खौफ है। उस तासुर को कायम करके फिर MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए। अच्छा, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि MQM ने ख़ुद इस तासुर को तक़वियत दी? जब आप ख़ुद उस काम में मुलव्विस हो गए, दहशत गर्दी के वाक़यात में नाम आने लगे, कत्ल गारत गरी इस शहर में होने लगी, एक दूसरे को मारने का सिलसिला शुरू हो गया, तो आप नहीं समझते कि MQM खुद भी जिम्मेदार है? उस तरफ कोई ले गया आपकी तरफ, ठीक है, आपकी बात से हम इत्तेफाक कर भी लेते हैं, लेकिन ख़ुद MQM भी उस तरह राग़िब नहीं हुई। अरफत भाई, ऐसा नहीं है ना। तारीख़ को जब आप सामने रखते हैं तो फिर उसके ऊपर बड़ी ईमानदारी से फ़ैसले करने चाहिए। क्या सोराबकोट के ऊपर जो वाक़या हुआ उसकी इब्तदा MQM ने की थी? क्या अलीगढ़ के अंदर जो सानिया हुआ उसकी इब्तदा MQM ने की थी? या इसके साथ साथ जितने उस दौर में वाक़यात हुए उसकी इब्तदा MQM ने की थी, उसकी पहल MQM ने की थी। MQM को उसकी तरफ धकेला गया, एक रिएक्शनरी एक रवैया आया कौम के अंदर ना। लेकिन जहाँ तक बात ये आती है कि दहशतगर्दी या वो, तो कोई एक केस आप साबित कर दें कि जो तंजीमी एतबार से जिसमें किसी अदालत ने फ़ैसला किया हो कि MQM एज ए पार्टी उसने किसी दहशतगर्दी के काम में हिस्सा लिया हो। आज तक किसी एक केस में इंडिविजुअल किसी का एक आध वाक़या हो तो उसकी जवाबदेही MQM नहीं हो सकती। मैं उस बात को कंटिन्यू करूँगा पहले वाली बात से कि जब ये अरबाब इख्तियार ने देख लिया कि ये तंजीम आगे बढ़कर इस मुल्क में तब्दीली ला सकती है, इस वडेराना निज़ाम, इस जागीरदाराना निज़ाम और यहाँ पर जो खलाई मखलूक जिस तरह चीज़ों को कंट्रोल करती है, तो अब आइए मैं उस तरफ भी आऊँगा। आपने एक बात अच्छी याद दिलाई, तो उन चीज़ों से निकलने का वाहिद रास्ता ही एक MQM का नज़रिया था। उसको क्रैश करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनते रहते हैं जो आज भी चल रहे हैं। अभी भी 2013 से एक ऑपरेशन चल रहा है, MQM के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MQM अपनी जगह खड़ी है और इन तमाम इल्ज़ामात का मुकाबला भी कर रही है, उनके जवाब भी दे रही है और कोई ऐसा इल्ज़ाम आज तक साबित नहीं हो सका है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा, माजी में MQM जो थी वो इस साजिशों के ताने बाने इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ा करती थी, लेकिन एक वक्त वो भी था कि MQM खुद भी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थी। MQM को हिदायत भी उन्हीं से लेती थी, उन्हीं से बात करती थी और आप खुद इस चीज़ के बहुत सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे मैं कह क्या रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में आप खुद भी उस तरह राग़िब नहीं हुए। देखिए, मैं इतना समझदार नहीं हूँ ना जितना आप मुझे समझ रहे हैं ना। मैं इतना समझदार नहीं हूँ। जहाँ तक आपका कहना ये है कि MQM हिदायत लेती थी या उनसे बात करती थी, तो मुझे नहीं पता कब MQM ने उनसे बात करी है और कब उनसे मुलाकात करी है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो इदारे इस शहर में काम करते हैं उनके साथ मिलना, उनके साथ बात करना, वो हमारा काम है, हम करेंगे। एक सियासी जमात की हैसियत से उनके साथ ज़रूर हम मिलते रहेंगे। लेकिन जिस दौर की तरफ आप का इशारा है, मुशर्रफ साहब का दौर, मुशर्रफ साहब के दौर में जब इस्टेब्लिशमेंट कह लें या फ़ौज कह लें या जो कुछ भी आप उसको कह लें, वो हुकूमत उनके हाथ में थी, तो फिर बात किससे करेंगे? MQM अगर इलेक्शन जीत कर आती है और मुशर्रफ साहब की हुकूमत होती है तो बात तो MQM उन्हीं से करेगी, किसी और से तो नहीं करेगी। तो ये एक दौर रहा है जब इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल था, उस रोल में बात भी उन्हीं से करनी थी। लेकिन उनके इशारों पे चलना या उनके साथ चलना या उनकी हिदायत पे अमल करना, ये MQM का कोई कभी खासा नहीं रहा है। तो आप नहीं समझते कि MQM ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं रखे, यानी खुफिया इदारों से कोई राब्ता नहीं रहा, ना उनकी कोई हिदायत आई, ना कभी उनसे बात की, कभी नहीं किया? माजी की बात करो थोड़ा सा, मैं अभी हाल की नहीं कर रहा। हम एक सियासी जमात हैं
और सियासी जमात की हैसियत से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर इन इदारों के साथ बातचीत करना, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है और इसमें करना पड़ता है। लेकिन हिदायत वो MQM इनके ऊपर कभी भी इन हिदायत के ऊपर अमल नहीं करती, उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर काम करती है। अच्छा, एक थोड़ा सा चले, हम बहुत ज़्यादा खुश्की की तरफ चले गए थे तो उसमें आप भी उसमें कंफर्ट जोन में नहीं लगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपका नाम था एक, मतलब एक, फिर आप कहेंगे माजी की तरफ मैं जाता हूँ, तो मैं दरअसल मेरे आपको देखकर या दूसरे और लीडर हैं तो मैं उसी अरसे में ये सारे काम करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, तो मुझे उसकी वजह से मैं सवाल आपको फ्रेम कर रहा हूँ कि माजी में आपका एक रोब था, एक दबदबा था, एक नाम आता था आमिर खान, और वही एक सवाल दोहराऊँगा कि आफाक अहमद, आमिर खान नाम, लोग डरते थे, खौफ खाते थे, मतलब इस तरह की बात करते हैं। लेकिन हम जब आपसे मिले तो अंदाज़ा इस तरह का आप तासुर जो है वो ज़ाहिल होता हुआ भी लगता है। एक आपका एक बाहर एक तासुर बना हुआ था कि आपसे लोग खौफ खाते थे, कारकुन भी डरते थे डराने के लिए। क्या घर में भी ऐसा ही खौफ होता था या कारकुनों में खौफ था आपसे कि भाई डरते थे आमिर खान आ जाएंगे, आफाक अहमद आ जाएंगे? माजी की बात देखिए, ना माजी में और ना आज MQM के अंदर किसी फ़र्द का कोई खौफ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कुछ उसूलों के ऊपर सख्ती से पाबंदियाँ करवाता हूँ, उसकी वजह से ज़रूर ये तासुर कायम हो सकता है, वरना मैं कारकुनान के साथ और अपने तंजीमी साथियों के साथ मेरा रवैया इंतहाई नरम होता है और मैं बहुत ही तहम्मुल से बात करता हूँ, उससे का इजहार नहीं करता, डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इस वजह से शायद ये तासुर रहा हो, लेकिन बड़ा दोस्ताना ताल्लुक़ होता है दोस्तों से, साथियों से। वही बिल्कुल घर के अंदर भी माहौल है, बेगम के साथ भी बिल्कुल उसी तरह का माहौल है और बच्चों के साथ भी बिल्कुल दोस्ताना माहौल है। बच्चे डरते तो नहीं हैं? नहीं, क़तन बच्चे नहीं डरते। बच्चों की माँ से मैं ज़रूर डरता हूँ, लेकिन बच्चे मुझसे नहीं डरते, ये ज़रूर है। और बहुत अच्छा घर का माहौल है और बड़ा फ्रेंडली है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी 25 साल तकरीबन हो गए शादी को, 25 साल में किसी एक दिन भी मेरा जो है किसी बात पर कोई बेगम के साथ कोई तलखी हुई हो, आज तक नहीं हुई। अच्छा, कभी जब इस सूरत हाल बहुत ख़राब थी, आपके इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा थे, तो घर में कोई इस तरह का टेंस, बच्चे खौफज़दा हो जाते हों, घर वाले भी परेशान रहते हों, जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी सूरत हाल से दो चार थे, जब आप ये फ़ैसला नहीं कर पाए थे कि आप इस तरफ आएंगे या उस तरफ रहेंगे? अरफत भाई, हम सियासी लोग हैं तो सियासी लोगों की ज़िंदगियों में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और उसका असर बहरहाल घर वालों पर ज़रूर पड़ता है। तो शहर की जो सूरत हाल थी और जो उस वक्त के हालात थे, उससे घर वाले मुतासर ज़रूर हो रहे थे, बच्चे परेशान भी थे, बेगम भी परेशान थी, लेकिन बाहौसला खातून हैं, बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने सारी चीज़ों का मुकाबला किया और उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं जिस वक्त बच्चों को मेरी ज़रूरत थी, मैं 8 साल जेल में रहा हूँ और बच्चे मेरे छोटे थे, बाप की गैर मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालदा ने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनकी तरबियत की है। बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन के करीब पहुंच गए हैं, एक ने कर भी ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उन तकलीफ़ों से गुज़रे हैं, उन्होंने सीखा भी है, उन्होंने महसूस भी किया है, लेकिन कभी उन्होंने उसका शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा सही है, जो है उसमें उन हालात का मुकाबला करना है। अच्छा, बच्चे कहीं इस तरफ सियासत की तरफ को रुझान किसी का कि वो भी आगे? पाकिस्तान में तो मौरूसी सियासत का बड़ा है कि बाप के बाद बेटा, फिर नहीं हुए तो बेटी, इस तरह लोग आगे लाते हैं। नहीं रफ़त भाई, किसी भी एक भी बेटे का जो है वो रुझान सियासत की तरफ नहीं है। शायद इस वजह से कि उन्होंने बड़े कठिन मरहलात देखे हैं, माहौल से गुजरे हैं, तो शायद इस वजह से उनका ज़हन इस तरफ ना हो। किसी का भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने वो तलखियाँ इतनी देखी हैं, उसके बाद आपने अपने बच्चों को दूर रखा हो इन चीज़ों से? मैंने उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है बच्चों के ऊपर। उनको बहुत उनको फ्रीडम दिया है। मैंने कहा जो तुम्हारी मर्ज़ी चाहे करो, तालीम हासिल करना है तो जिस फील्ड में जाना है जाओ, तो और कोई पाबंदियाँ उन पर नहीं लगाई हैं। इवन ये कि मैंने उनको शादियों पे भी पाबंदी नहीं लगाई है कि अगर तुम्हें जहाँ शादी करनी है मुझे बता देना, मैं वहाँ शादी करा दूँगा तुम्हारी, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो घर में बड़ा अच्छा माहौल है, कोई सियासत में बहरहाल कोई किसी बच्चे का कोई रुझान नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगा कि उर्दू बोलने वालों का आपने एक बात की थी कि उनके मसाइल के हल और उनके लिए आप आगे आए थे, तो आपने ये देखा कि
वो मसले जिन मसाइल पर आपने ये पार्टी बनाई थी, MQM उन नारों को लेकर भी चली थी कि उसी को लेकर आगे चल, आहिस्ता आहिस्ता अपने उस अहदाफ से दूर नहीं हुए, उसकी वजूहात क्या थी? नहीं, हम MQM तो उन अहदाफ से दूर नहीं हुई है, हम तो आज भी उन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। अभी PTI से भी हमने जो मुआहदा किया है उसमें हमने उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बात करी है, हमने कोटा सिस्टम के ऊपर बात करी है, हमने बेरोज़गारी के ऊपर बात की है, कराची के मसाइल के ऊपर बात की है। तो उन तमाम हवालों से जो सेंसस में ख़ास तौर से जो कराची शहर के साथ ज़्यादती की गई है उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। तो हमने उनसे उन नारों से या उन इश्यूज़ से हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, आज भी उसी जगह पर खड़े हैं और वही बात कर रहे हैं। और मसाइल का हल भी जब ही निकलेगा जब इन इश्यूज़ को जो भी हुकूमत हो, PTI की हो या मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो, जब तक एड्रेस नहीं करेंगे इन मसाइल का हल निकलेगा नहीं। हम अपनी दानिश में कोशिश करते हैं, जितनी हमारी तादाद है, जितने नंबर्स हैं, उसके ऊपर हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो हम करते हैं और करते रहेंगे। इस शहर को शनाख्त दी है, इस कौम को शनाख्त दी है, वो कि हम पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम कौमियतों की बात करते हैं, तमाम लोगों के साथ मसाइल हैं। सिंध के जो देहात हैं वहाँ पर इससे ज़्यादा, कराची शहर से ज़्यादा वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। तो ये तो पीपल्स पार्टी तो करप्शन का दूसरा नाम है, यूँ समझ लेंगे। जिस तरह उन्होंने इस सूबे का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की तो अलग बात है, लेकिन सूबे का तो उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं MQM के मरकज़ी रहनुमा आमिर ख़ान। उनसे हम गुफ्तगू तो सियासत के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि उनसे सियासत पे तो बहुत बात हो चुकी है, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ, अगर वो हमसे कुछ खुल के बात कर सकें तो कोशिश करेंगे कि उनसे उन चीज़ों पर भी बात करने की कोशिश करें जो शायद पहले आप लोगों के सामने ना आई हों। हाँ साहब, मैं ये पूछूँगा कि आपने ज़माना तालिब इल्मी का जिक्र किया, चुलबुले थे, शरारती थे, या कॉलेज के लड़के अक्सर जिस तरह के एक्टिविटीज़ में होते उस तरह थे, या उस वक्त भी आप इसी तरह से तहम्मुल, बुर्दबारी से या सिर्फ आंखों के इशारों से ही काम लिया करते थे? क्योंकि आपके इस सियासत में मैंने देखा है कि आपके बारे में पार्टी में था कि आप अपनी नज़रों से बता देते हैं आपको कौन सी बात पसंद है, कौन सी नहीं। हाँ, शायद ये किसी हद तक दुरुस्त है ये बात। शुरू से, बचपन से तबीयतन खामोशी जो है वो खामोश पसंद इंसान हूँ। खेल कूद में रहा हूँ, थोड़ी बहुत हॉकी खेली है। उसके अलावा जो कि हमारे माशरे में पसंद नहीं किया था, मैंने कार्ड्स बहुत खेले हैं। कौन से वाले कार्ड? ताश जिसको कहते हैं, ताश बहुत खेले हैं। जुआ नहीं खेला है, बगैर पैसों के खेले हैं, वो बहुत खेले। और दोस्तों के साथ बैठ के, हमारी चंद दोस्त हैं मेरे, उनके साथ एक वक्त गुजरा है, उसमें बहुत खेले हैं। और उसमें बेईमानी करने में बड़ा मज़ा आता था ना, ताश खेलते वक्त। और उसमें हमारा एक दोस्त होते हैं, उनको हम टारगेट कर लेते थे और ब्लैक क्वीन जो है ना वो किसी ना किसी हाल में भी उन्हीं के ऊपर मारनी होती। तो ये इस तरह की ज़िंदगी गुजरी। लेकिन ओवरऑल जो एक चुलबुला अंदाज, एक खिलंदड़ाना खेल कूद, उस तरह का मिजाज रहा नहीं। खामोश तबा इंसान हूँ और दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ तो वो बिल्कुल फिर वो प्राइवेट नहीं, वो बिल्कुल प्राइवेट सेशन होती है। उसमें वो बातें मैं शेयर भी नहीं कर सकता कि जिस तरह दोस्तों के साथ बैठता हूँ, वहाँ दोस्तों के साथ आमिर खान बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। बिल्कुल जिस तरह एक आम दोस्त बैठ के गुफ्तगू करते हैं, मैं भी उसी तरह बिल्कुल बैठ के बात करता हूँ। और आम ज़िंदगी में शायद मुझे कभी किसी ने गाली बकते हुए ना सुना हो, और मैं बकता भी नहीं। लेकिन दोस्त ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जब तक तू गाली नहीं बकेगा, जब तक बात करने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो वो उसी अंदाज में बैठ के उनसे बात नहीं करते हैं। लेकिन ये वाला रुख आपको आम जिंदगी में कहीं नज़र नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, आपने कभी बैरून मुल्क आप सफ़र बहुत करते हैं, हमारे तो इल्म में जब भी आया या तो दुबई या आप सऊदी अरब, दो ही जगह मेरे तो इल्म में। यूरोप की तरफ भी कभी गए आप?
मैं कारोबार के सिलसिले में पहले 94 से 99 तक मैंने जापान का एक आध विज़िट किया है। तंजीमी हवाले से फिर वो आ जाएगा बीच में, लंदन 2-3 दफ़ा गया हूँ। उसके अलावा दुबई में चूँकि बच्चे तालीम वहाँ हासिल कर रहे थे तो उनको मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया था, उसकी वजह से जाना आना मेरा होता था दुबई। दुबई जाके भी मैं वहाँ पर सिवाय फिर जब दुबई जाता हूँ तो फिर फैमिली के अलावा फिर मैं वहाँ किसी से नहीं मिलता। वहाँ मेरी कोई पर्सनल गैदरिंग नहीं है। फैमिली के साथ वक्त गुजारता हूँ, फैमिली के साथ घूमता हूँ, पार्कों में जाता हूँ। ये राइड्स होती हैं, जो झूले होते हैं, इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। और खौफनाक तरीन जो झूले होते हैं मैं उसमें बैठ के भी बहुत इंजॉय करता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूँ। तो सऊदी अरब मज़हबी हवाले से उम्रा करने चले जाते हैं, हज करने गए, बस इन चंद मुल्कों में ही घूमना फिरना रहा है, इसके अलावा कहीं और नहीं। अच्छा, कहीं आप बैरून मुल्क, जैसा आपने बता ही दिया कि दुबई तो आपका फैमिली का मामला आ गया, सऊदी अरब रिलीजियसली एक लोग सब जाते हैं उम्रा हज इसके लिए, जापान, तो उसके अलावा यूरोप में आप कहीं नहीं गए? नहीं, इसके अलावा। फिर ये होता है ना, नौजवानों को बड़ा शौक़ होता है निकलने का बाहर, और अपने आप ये दोस्त जो आपके हैं इनके दोस्तों के साथ जाना, या पाकिस्तान में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कि आप बाहर जाएं नॉर्दर्न एरिया की तरफ, या इस तरह की कभी? अब तो नहीं जा सका हूँ, पहले कई दफ़ा दोस्तों के साथ गया हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, कागान, नारान, खूबसूरत तरीन इलाके हैं जहाँ जाके। भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर किस तरह की आपकी? यही आप वहाँ पे तामुल नहीं, फैमिली के साथ अलग, दोस्तों की बात नहीं, दोस्तों के साथ इस तरह कभी नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। दोस्तों की फैमिली, मेरी फैमिली, उनके साथ ज़रूर हम गए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, कभी इस्लामाबाद चले गए या कागान या अपना कालाम वगैरह, सवात, यहाँ इन जगहों पे विज़िट किए हैं, इंजॉय किया है, मज़ा आया है और बच्चे भी खुश हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप बड़े खामोश तबा, आप कह भी रहे हैं बचपन से ही आपको इस तरह की आदत है, आप खामोश तबा हैं, लेकिन आपने देखा, आप जोश खिताबत हमने आपका पिछले दिनों जलसों में देखा कि आपने जिस तरीके से खिताब किया, तो माजी में इस तरह आप पहले आप किनारा कश रहा करते थे, अब आपने जलसों में तकारीर भी आपने जिस अंदाज से की, तो ये आपका शौक़ जो है नौजवानी से ही है या ये आकर अब? रहमत भाई, शुरू से आपने देखा होगा कि मैं स्टेज से बहुत भागता था और मीडिया से भी बहुत भागता था, कभी मीडिया से मैं बात करने से कतराता था, और वो शुरू से ऑर्गेनाइजेशन के काम को ज़्यादा देखा। लेकिन अब ये बोझ जो है ना वो कांधों पे आ गया, क्योंकि जिम्मेदारियां ऐसी बढ़ गई कि जिसकी वजह से अब तकरीर भी करनी पड़ जाती है और मीडिया से भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू करनी पड़ती है। कोशिश करता हूँ भी मीडिया से दूर रहने की, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ अब करना, चूँकि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई, उसकी वजह से अब ये काम भी करना पड़ा है। मेरी अपनी ख्वाहिश या अपना दिल नहीं होता कि मैं प्रोग्रामों में भी, आप मुझे अब भी शायद नहीं देखेंगे कि अगर तकरीर के वक्त तो मैं आ जाता हूँ स्टेज के ऊपर, वरना मैं स्टेज पर भी नहीं बैठता, मैं नीचे ही बैठ के अपनी चीज़ों को, काम को, तंजीम के मामलात को देख रहा होता हूँ। तो ये मिजाज है अब, ये इस उम्र में आके अब शायद तब्दील ना हो सके। अच्छा, एक सॉफ्ट स्पोकन, नरमी से गुफ्तगू करने वाले आमिर खान का ये तासुर बना कैसे था? ये जो मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि लोग डरने वाली बात, ये कैसे बना? क्योंकि हमारा तजर्बा आपसे मुलाकात में, माजी की मुलाकात हो या अभी की हो, तो आप सॉफ्ट स्पोकन ही हैं, तामुल से ही बात करते हैं, लेकिन ये तासुर बना कैसे था और क्यों बना? रिफत भाई, आप मुझसे डरते हैं, आप मुझसे डरते हैं। अगर आप मुझसे नहीं डरते तो फिर कोई क्यों डरेगा? नहीं, मैं बनाया गया, नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक अमूमन किसी का भी एक बन जाता है, इमेज बन जाता है, तो मगर ये आप उस तरह के हैं नहीं, क्यों मेरा तो एक्सपीरियंस आपके साथ खासा तवील है, लेकिन ये बनाया क्यों था, कैसे बना? ये मुखालफिन बनाते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है। शुरू से आप मुझे बरसों से जानते हैं, कोई अभी हाल फिलहाल में तो आपसे मुलाकात हुई नहीं है, बरसों से जानते हैं, इसी तरह का मिजाज है, इसी तरह बात करता हूँ, इसी तरह लोगों से मिलता हूँ। मैंने जैसे अर्ज़ की ना कि डिसिप्लिन को मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, उसकी वजह से एक तासुर ये ज़रूर बनता है कि थोड़ा सख्त मिजाज हूँ और सख्ती करता हूँ, एक ये तासुर ज़रूर बनता है।
बाकी आपके सामने हूँ, जैसा हूँ, खौफनाक हूँ या नरम खो हूँ, सब आपके सामने हूँ। अच्छा, हालिया दिनों में पार्टी में क्यों तासुर बना है इस तरह का? जब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का मामला हुआ तो ये आया कि आपका रवैया उनसे तल्ख हो जाता है, बाज़ ने ये भी शिकायत आई कि तो हतक आमेज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए, पार्टी भी छोड़ गए। ये सियासी उसमें नहीं कर रहा मैं, मतलब आप लोगों का बड़ा दोनों का पुराना साथ है एक दूसरे के साथ, तो ये तासुर भी क्यों बना मौजूदा हालात में भी? क्या उसमें भी डिसिप्लिन का कोई मामला था? 22 अगस्त के बाद रफत भाई हम सब ने बैठकर ये तय किया था कि अब हम पार्टी को जमहूरी अंदाज में चलाएंगे, वन मैन शो पार्टी में नहीं होगा। फारूक भाई, बदकिस्मती से फारूक भाई ने शायद ये उनके जहन में ये बात आई कि दोबारा से वो पार्टी को उसी तरह चलाएंगे जैसे 22 अगस्त से पहले चलती थी। उसकी वजह से कुछ इख्तलाफी मामला ज़रूर हुए हैं, लेकिन आज तक किसी टीवी चैनल के ऊपर या कहीं उनके साथ ज़ाती हैसियत में बैठकर भी मैंने कभी उनके साथ ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करी, आज तक नहीं करी है। अलबत्ता फारूक भाई ने ज़रूर मीडिया के ऊपर बैठकर मुझ पर तनकीद भी की, इल्ज़ामात भी लगाए, मैंने उसका भी कोई उनको आज तक जवाब नहीं दिया है। गुफ्तगू जब भी हुई है मैंने हमेशा उनको फारूक भाई कह के मुखातिब किया है, और कभी मतलब तल्ख बात तो दूर है, मैंने कभी ऊंची आवाज़ में भी उनसे बात नहीं करी है। हाँ, उसूलों के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर एतराज़ करता हूँ, उसके ऊपर मैं नहीं मानता। उनकी जो भी दलीलें होती हैं अगर वो उसको अक्सरियत रद्द करती है तो मैं उसको नहीं मानता, कहता ये दुरुस्त नहीं है। और इतने सीनियर और तजुर्बेकार हमारे साथी हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि फ़ारूक भाई को क्या हो गया है। मैं तुमसे यही दरख्वास्त करूँगा कि चीज़ों को समझें, आएँ, साथियों के साथ जुड़कर काम करें, इसी में पूरी कौम की बेहतरी है। अच्छा, जानवर पालने का आपको शौक़ है? परिंदे, जानवर, कोई रग़बत, लगाव है आपको परिंदों से, जानवरों से? पेट लवर हैं आप? नहीं, मेरी बेगम जो है उन्होंने परिंदे ज़रूर पालने का उनको शौक़ होता है कि तोते पाल लें या इस तरह, तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि ये आज़ादी बड़ी नेमत होती है, इन परिंदों को कैद में मत रखो, इनको छोड़ दो। लेकिन बहरहाल वो एक दो चार ज़रूर इस तरह तोते वगैरह उन्होंने पाले में, मुझे कोई ऐसी ख़ास रग़बत नहीं है। आपके हवाले से एक शोहरत थी माजी में कि आपने कोई शेर का बच्चा पाला हुआ था जब आप MQM इब्तिदाई दिनों में, तो वही शनाख्त बनी थी, वहीं से एक रोब दबदबे का तासुर आया था जिसे आप कहते हैं ये बात, तो क्या आपने कोई इस तरह का था? आप शेर का बच्चा पाला था? शेर नहीं पाला था रिफत भाई, बच्चा ही पाला था और बचपने में ही उसका इंतकाल बड़ा करके तो फिर आपने नहीं, उसका बचपने में ही इंतकाल हो गया था। तो रग़बत तो थी ना आपको इस तरह के? उम्र का एक तकाजा होता है, उस उम्र के अंदर शौक़ हुआ। हमारे सेनेटर थे जाहिद अख्तर साहब, उनका पूरा फार्म हाउस था, उन्होंने मुझे वो तोहफ़ा दे दिया कि भाई काफ़ी उनके यहाँ जानवर थे, उन्होंने मुझे तोहफ़ा दे दिया। तो मेरा अपना कोई वैसा शौक़ नहीं था, उन्होंने दे दिया तो मैंने कहा चलो भाई इसको पाल लेते हैं। लेकिन वो चंद महीनों में ही जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया था, उसके बाद मेरे दोबारा ये शौक़ नहीं किया। अच्छा, पहन में कपड़ों के मैंने देखा है आपका कि आपकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी होती है। अब आप शलवार कुर्ते में नज़र आते हैं, मैंने आपको पैंट कमीज उसमें भी देखा है, उस ज़माने में का नौजवान आमिर खान भी देखा है मैंने। तो किस तरह के कपड़े आप पहनना पसंद? पहले तो ये था कि आपको पैंट कमीज़ ज़्यादा पसंद थी, अब आप शलवार कमीज़ में नज़र बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें सिलेक्शन भी आपकी इस तरह की होती है कि वो अलग नज़र आती है, मुनफरिद जिसे कहते हैं। उसमें कोई इसकी सिलेक्शन कौन करता है? आप खुद करते हैं, आपकी बेगम करती है? अरे सिलेक्शन तो मैं खुद ही करता हूँ, बल्कि बेगम के कपड़ों की भी सिलेक्शन मैं ही कर देता हूँ। कपड़ों में पैंट शर्ट में बहुत कम पहनता हूँ, और मुझे चूँकि आदत नहीं है तो पैंट शर्ट में जिस दिन भी पहनता हूँ मैं कंफर्टेबल नहीं होता। शलवार कमीज़ में बिल्कुल कंफर्टेबल होता हूँ, और शलवार कमीज़ में सुबह से शाम तक भी जो है ना वो गुजारा हो जाता है। पैंट शर्ट में ज़रा मुश्किल हो जाता है, आदमी ज़रा रिजर्व सा रहता है, ज़रा आपकी तरह करोफर के अंदर रहता है। हम बिल्कुल तो हमने आपकी देखी है, हमारी क्या करोफर होगी।
बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज टीवी के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी आमिर खान की, उनकी सियासत, क्योंकि सियासत को हम जुदा नहीं कर सकते उनसे। सियासत के साथ साथ ही हमने कोशिश की कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी नौजवानी, वो पार्टी में किस तरह से आए, उनका किस तरह का मिजाज है, इन तमाम हवालों से हमने कोशिश की कि आप तक कोई नई बात पहुँचाएँ, नई गुफ्तगू आपके सामने लाएँ। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान रफ़त सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।